हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम क्लास 10th NIS का वीडियो लेके आए हैं। होम साइंस हिंदी में जिसको बोलते हैं गृह विज्ञान। सब्जेक्ट्स का कोड है 216, पुस्तक पार्ट 1। उससे हम 8 चैप्टर लेके आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 8 चैप्टर हमारा है संक्रामक रोग तथा जीवन शैली रोग। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत अच्छा है और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत पे चलते हैं। तो संक्रामक रोग तथा जीवन शैली रोग में सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने पोषण की भूमिका तथा वस्तुओं के अनुरक्षण के लिए पर्यावरण की स्वच्छता के महत्व का अध्ययन किया है। हम सभी जानते हैं कि सुखी जीवन के लिए स्वस्थ रहना तथा रोगों से मुक्त रहना आवश्यक है। तथापि आपने देखा होगा कि लोग रोगों से पीड़ित रहते हैं। रोग व्यक्ति को कमज़ोर बनाते हैं और इसके कारण उन्हें और अवसर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कि रोगी जिसको रोग हो जाता है, रोगी व्यक्ति को कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि यदि रोग काफ़ी लंबे समय तक बना रहे तो व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकती है। रोग शरीर में संक्रमण के कारण हो सकता है, जैसे पीलिया या अतिसार। ये रोग खराब भोजन करने या खाने की बुरी आदतों, जीवन शैली के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। इनमें से अनेक रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा मधुमेह को नियंत्रित तो किया जा सकता है, किंतु इनका पूर्ण उपचार नहीं किया जा सकता। इस पार्ट में हम उन रोगों का अध्ययन करेंगे जो संक्रमणों के कारण तथा खराब जीवन शैली के कारण होता है। आप इनके निवारण, उपचार तथा नियंत्रण को भी अध्ययन करेंगे ताकि आप एक स्वच्छ और अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, तो उद्देश्य देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप संक्रामक रोगों तथा जीवन शैली रोगों का वर्णन कर पाएंगे। संक्रामक रोगों तथा जीवन शैली रोगों के कारण की पहचान कर पाएंगे। संक्रामक रोगों के संकेत तथा लक्षणों को जान पाएंगे। स्वयं को संक्रामक रोगों तथा जीवन शैली रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के उपाय सुझा सकेंगे। जीवन शैली रोगों का उत्पन्न करने वाले कारकों की सूची तैयार कर पाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ आदतों को अपना पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोग क्या है। रोग बेचैनी की वह स्थिति है जिसमें शरीर का सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। रोग की अवस्था स्वास्थ्य की अवस्था की विपरीत स्थिति है। क्या आपको स्वास्थ्य की परिभाषा याद है? पीछे जाइए और पार्ट 7 में इस परिभाषा का अध्ययन करें। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कुछ चिन्ह तथा लक्षण सामने आते हैं। प्रत्येक रोग कुछ चिन्हों तथा लक्षणों से संबंधित होते हैं जो हर रोग के लिए विशिष्ट होते हैं। याद कीजिए कि जब आपको जुकाम होता है तब आप कैसा महसूस करते हैं और आपके गले में दर्द होने लगता है, नाक बंद हो जाती है, शरीर दुखने लगता है और आपको बुखार आ जाता है। बहरहाल, जब आपकी दादी के हाइपरटेंशन होता था तो वह बेचैन हो जाती थी, हड़बड़ाने लगती थी और उन्हें थकान हो जाती थी। ऐसे में उन्हें आराम करने को ही कहा जाता था। आपने देखा होगा कि इन दोनों ही स्थितियों में रोगी बेचैन हो जाते हैं। इस पार्ट में हम 2 प्रकार के रोगों का अध्ययन करेंगे। पहला है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज जिसको बोलते हैं, और जीवन शैली रोग। ठीक है, संक्रामक रोग जो दूसरों से फैलता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रतिरक्षा। आपने डॉक्टर से भी सुना होगा इम्यूनिटी कम हो गई, इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम लोग बीमार कम पड़े और हमारे रोगों से लड़ने की शरीर में क्षमता पैदा हो सके। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी मित्र को वायरल फीवर हो सक जाता है, किंतु आपने को नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके शरीर की रक्षा प्रणाली आपके कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। अन्य शब्दों में, आपको शरीर में वायरल फीवर के लिए प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है? हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए सैनिक के रूप में कार्य करती है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी, जिसको एंटीबॉडीज नामक पदार्थ उत्पन्न करती है। रोग प्रतिरोधी तथा रोगाणुओं के बीच की लड़ाई में यदि रोग प्रतिरोधी रोगाणुओं को प्रतिरोध करके उन्हें नष्ट करने में सफल हो जाती है
तो व्यक्ति रोग से बच जाता है। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, रोग प्रतिरोधी, ठीक है, नामक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो क्या था कि रोग प्रतिरोधी तथा रोगाणुओं के बीच की लड़ाई में यदि रोग प्रतिरोधी रोगाणुओं को प्रतिरोध करने उन्हें नष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो व्यक्ति रोग से बच जाता है। और यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति के में रोग के प्रतिरोधक क्षमता है। मतलब आपके बॉडी में अगर रोग प्रतिरोध है तो आप औरों के मुकाबले कम बीमार पड़ेंगे। तथापि यदि रोगाणु रोग प्रतिरोध पर हावी हो जाते हैं तो रोग के लक्षण सामने आ जाते हैं। जब आपके शरीर को रोग के प्रतिरोध करने की क्षमता कम हो जाती है तो अब कीटाणु आ जाते हैं और आपको बीमार कर जाते हैं। अन्य शब्दों में उस व्यक्ति में उस रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। यहाँ पे अंडरलाइन देख सकते हैं कि किसी विशेष रोग का प्रतिरोध करने की कोशिश शरीर को क्षमताओं को प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष रोग के प्रतिरोध करने की शरीर की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। आपने प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा के संबंध में पार्ट्स के साथ में विस्तार से अध्ययन किया है, ठीक है। किसी के लिए 7वां पार्ट पढ़ सकते हैं। अब बात आते हैं संक्रामक रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशनल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा इसको समझा देता हूँ कि संक्रामक रोग जैसे आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, फिर आपसे परिवार में आप ही से द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं या संक्रामक रोग कहते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग या संक्रमण रोग कहते हैं। ये रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं जो स्पर्श के माध्यम से रोगी के तौलिए या रुमाल आदि प्रयोग से वायु, भोजन या जल के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से फैलता है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मोतीजरा, खसरा, मप्स, छोटी माता, टेपेटिक, जिसको इंग्लिश में टीबी भी कहते हैं, यौन संबंधों संक्रमण तथा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कुछ संक्रामक रोग है। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरे तौलिए, दूसरे का रुमाल यूज़ नहीं करना चाहिए। संक्रामक रोगों के क्या कारण हैं? संक्रामक रोग सूक्ष्म रोगाणु द्वारा होते हैं जिन्हें कीटाणु और परजीवी कहते हैं। ये रोगाणु हर जगह तथा वायु, जल, संक्रमित मिट्टी आदि में उपस्थित होते हैं। जब रोगाणु दूषित भोजन और जल, वायु संपर्क अथवा कीटों के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये आपसी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने से रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति संक्रमित भोजन या जल को सेवन करता है तो संभव है कि रोग के लक्षण तत्काल प्रकट ना हो। कीटाणु शरीर के रोगों के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संख्या में विकसित होने में कुछ समय लगाते हैं। रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों को प्रकट होने के बीच की अवधि को रोग की उद्भवन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मियादी बुखार, टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति ने अवश्य ही 2-3 सप्ताह पूर्व टाइफाइड के रोगाणु से संक्रमित भोजन का सेवन किया होगा, किंतु उसके लक्षण कुछ समय के पश्चात ही सामने आए होंगे। कि आपको टाइफाइड उसी टाइम नहीं हो जाता, संक्रमण आपके अंदर रहता, पर जब जैसी आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो आप पे बीमारी हावी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जब तक है तब तक आपके अंदर कीटाणु है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी खत्म होने लगी तो आपके कीटाणु जो आपके शरीर के अंदर जा चुके हैं वो अपना पैर फैलाना शुरू कर देते हैं। तो विभिन्न रोगों के लिए उद्भवन अवधि विभिन्न होती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रहता है किंतु उसके शरीर में रोग के कीटाणु विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर हर जगह रोगाणु विद्यमान रहते हैं और ये रोगाणु 4 माध्यमों से फैले होते हैं। तो देखते हैं रोगाणु किस किस चीज़ से आते हैं हमारे अंदर। सबसे पहले संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं। पहला, भोजन या जल से। जी आप सही पढ़ रहे हैं, भोजन और जल से फैलता है। सेकंड है वायु से। तीसरा है संपर्क। चौथा है कीटाणु। यही 4 चीज़ों से हमारे अंदर रोग आते हैं। तो आइए इन सबको विस्तारपूर्वक अध्ययन करें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भोजन और जल से। घर में आपको प्राय यह समझाया जाता है कि आपके अपना भोजन और पानी ढक कर रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा जाता है? हाँ, आप सही हैं। बिना ढका भोजन करने
से और जल पीने से रोगाणु से संदूषित होने का खतरा होता है और उससे रोग के फैलने का संभावना रहती है। भोजन और जल किस प्रकार संदूषित होते हैं? भोजन और जल निम्नलिखित कारकों से प्रदूषित हो सकते हैं। ठीक है, संदूषित हो सकते हैं। कैसे? अस्वच्छता स्थिति में पकाने, परोसने या संचित करने से, गंदे हाथों और बर्तनों से, मक्खियों से जो कूड़े कचरे और गंदगी के ढेरों से रोगाणुओं को भोजन पर ले आती है। ठीक है, अब है पीने का जल सुरक्षित स्रोत से लिया जाना चाहिए। नल से प्रयोग किए जाने वाले पानी पीने योग्य होने चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह इसलिए है कि नल के पानी को कुछ खास विधियों द्वारा साफ किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर वह जल हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। कुओं, तालाबों, नदियों और यहाँ तक कि हैंडपंप का जल आमतौर पर असुरक्षित होता है और उसमें रोगों के उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं। हेपेटाइटिस, हैजा, टाइफाइड आदि रोगों इसी तरह से फैलते हैं। सेकंड है वायु। ठीक है, अब भोजन और जल का आपने पढ़ लिया, अब चलते हैं वायु पे। कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति इन्फ्लुएंजा, नेत्र संक्रमण या गलसुआ आदि रोगों से पीड़ित है और वह खांसता या छींकता है तो क्या होता है? जी हाँ, आप सही हैं। खांसने और छींकने से रोगाग्रस्त व्यक्ति के रोगाणु हवा में प्रवेश कर जाते हैं और जब आप उस हवा में सांस लेते हैं तो ये रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, कम हवादार घरों, सिनेमाघरों में वायु इन रोगाणुओं के विद्यमान होने की संभावना अधिक रहती है। यही कारण है कि जब हम संक्रामक रोगों से पीड़ित होते हैं तो हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए। फिर आता है संपर्क, कॉन्टैक्ट। संक्रामक रोग संपर्क द्वारा भी फैल सकते हैं। ये संपर्क निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क, दूसरा है अप्रत्यक्ष संपर्क। तो आप जैसे समझ गए होंगे, प्रत्यक्ष मतलब साथ, अप्रत्यक्ष जो आप कांटेक्ट में नहीं है फिर भी आपको हो गया। तो प्रत्यक्ष संपर्क से तात्पर्य है कि आप वास्तव में रोगी के स्पर्श करें और उसके साथ यौन संबंध स्थापित करें। डिप्थेरिया, कॉलरा, तपेदिक, निमोनिया, मिजल्स, मेनिंजाइटिस जैसे रोग प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आने के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी, जेंटिल वॉर्ट्स या मस्सा, हर्पिस, आत्सक, सुजाक तथा HIV एड्स जैसे रोगी के साथ यौन संबंध स्थापित करने के कारण होते हैं। जब आप रोगी को वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जैसे कंघी, तौलिया, कप आदि, तो आप प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका भाई इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है। जब उसे छींक आती है तो वह अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है और तत्पश्चात उसी हाथ को अपने मित्र के से हाथ मिलाता है। यदि वह हाथों को धोए बिना भी आपको पानी का गिलास पकड़ाते हैं तो भी रोग के रोगाणु रोगी के हाथ से गिलास पर और गिलास से आपके हाथों में प्रवेश कर जाते हैं। यह अप्रत्यक्ष संपर्क है। आप सार्वजनिक स्थलों जैसे अस्पताल, सिनेमाघरों तथा बसों में वस्तुओं को स्पर्श करके भी अप्रत्यक्ष रूप से रोग के संपर्क में आते हैं। क्या आप रोगों के संचरण के माध्यम से रूप से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संपर्क के कुछ और उदाहरण बता सकते हैं? ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आप समझ गए। प्रत्यक्ष मतलब आप डायरेक्ट किसी कांटेक्ट में आते हो तो आपको उससे जो रोग हो जाते हैं उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब आपका किसी का यूज़ किया हुआ तौलिया आपने यूज़ कर लिया, उसका यूज़ करा हुआ रुमाल आपने यूज़ कर लिया, उसको मान लीजिए सर्दी जुकाम है तो आपको भी उससे हो जाता है। अब चलिए कीटाणु की बात करते हैं। तो कई रोग कीड़ों द्वारा फैलते हैं। मक्खी, कूड़े कचरे और गंदगी के ढेरों से अपने शरीर को रोगाणु लेकर जिस भोजन पर बैठती है उसे प्रदूषित कर देती है। इनसे हैजा जैसे रोग फैलते हैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू तथा जापानी दिमागी बुखार होता है। तो आपने यहाँ तक पढ़ा रोग कैसे होते हैं। अब रोगों के रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। अब आप समझ चुके हैं कि संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं। क्या आप उनसे बचने के लिए कुछ उपाय सोच सकते हैं कि उनसे कैसे बचा जाए। आइए कुछ ऐसी सावधानी की सूची बनाएं जिनका पालन आमतौर पर किया जाना चाहिए। पहला है रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं तथा कपड़े बर्तन अलग रखे जाने चाहिए। सेकंड है घर में पानी ढके हुए बर्तन में ही रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी रोगाणु रहित हो गया हो, इसे 10 मिनट तक उबालें। दूध का प्रयोग करने से पहले उबाल लें। फिर है सभी खाद्य पदार्थों यहाँ तक कि बचे हुए पदार्थों
कटी हुई सब्जियों, फलों, मिठाइयों आदि को ढककर रखना चाहिए। फिर बाजार के कटे हुए फलों व सब्जियों आदि का प्रयोग ना करें, ना ही उन्हें खरीदें। खाद्य पदार्थ, दूध या पानी रखने से पहले सभी बर्तनों को धो लें। फिर खाना पकाने और खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। फिर आपका घर और कार्य करने का स्थान हवादार होना चाहिए ताकि धूप और हवा पर्याप्त मात्रा में अंदर आ सके। जब महामारी फैले हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जैसे सिनेमाघर आदि में जाने से बचें। नियमित रूप से स्नान करें, नाखून साफ व छोटे रखें ताकि व्यक्तिगत स्वच्छता बनी रहे। अपने बालों को भी नियमित रूप से धोएं। अपने घर और आसपास के वातावरण में वो साफ रखें। कूड़े कचरे को एकत्र न होने दें। नालियों को साफ व ढककर रखें। दरवाज़ों और खिड़कियों पर जाली लगाएं ताकि मक्खियों और मच्छर घर में प्रवेश न कर पाएँ। खुले में शौच ना करें, स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करें। यहाँ वहाँ ना थूकें। खांसी आने पर अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल का प्रयोग करें। तो बच्चों को अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन्म के पश्चात सभी प्रतिरक्षक टीके लगवाएं। प्रतिरक्षा और टीकाकरण के संबंध में हम पहले ही पाठ संख्या 7 पे विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज आप समझ गए हैं कि रोगों से उपाय करके कैसे बचा जाता है। ये सारे बहुत सारे टर्म्स आपने बाहर जो टर्म्स पढ़े, इसमें से कई आप अपने घरों में यूज़ भी करते होंगे। तो आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि लगातार पढ़ने से या लंबी वीडियो होने से आप में बोरियत हो जाती है। उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको, जो भी टॉपिक पढ़ा हमने, आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।